डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाएं और राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीके। राष्ट्रीय आय, जैसा आप जानते हैं, एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, एक सामान्य अर्थव्यवस्था में एक सामान्य अ, पहलू है अर्थव्यवस्था का। और इसका अध्ययन करने के लिए कई तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है। चूँकि अर्थव्यवस्था में निरंतर वस्तुओं का उत्पादन होता रहता है, उनका विक्रय होता रहता है, उनका वितरण होता रहता है, उनका विनिमय होता रहता है, और इस प्रक्रिया में एक तरफ उत्पादन के साधन हैं और दूसरी तरफ उपभोक्ता है या घरेलू क्षेत्र है। इस आधार पर अर्थव्यवस्था में इन उत्पादकों और घरेलू क्षेत्र के बीच, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच निरंतर प्रवाह बना रहता है। एक तरफ अर्थव्यवस्था में उत्पादक हैं, फर्में हैं जो निरंतर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। इसके लिए उन्हें घरेलू क्षेत्र से साधनों की आवश्यकता होती है। साधन का उपयोग फर्में उत्पादन के लिए करती हैं और उसके बदले वो उन साधनों को पारिश्रमिक देती है, उनको उनकी मजदूरी देती है। दूसरी तरफ जो उत्पादक क्षेत्र है वह दूसरी तरफ जो घरेलू क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ता आते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक या फर्मों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनको खरीदता है, उसके बदले वो व्यय करता है। तो एक तरफ उत्पादक या फर्में साधनों का उपयोग करने के बदले उनको आय देती हैं, उनको पारिश्रमिक देती हैं, उनका मेहनताना देती हैं। दूसरी तरफ यही घरेलू क्षेत्र फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यय करता है। इस तरह से ये आय और व्यय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसलिए राष्ट्रीय आय के वृत्ताकार प्रवाह को के बारे में कहा जाता है कि न इसका कोई आरंभ है न इसका कोई अंत है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। आय और व्यय, एक व्यक्ति के लिए वही आय है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही व्यय है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति का व्यय है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया का नाम ही आय का वृत्ताकार प्रवाह है। यहाँ हम अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल के रूप में पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय भी इस आय के वृत्ताकार प्रवाह का एक अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय दोनों बराबर होते हैं और इस आधार पर अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, जिसमें पहला है घरेलू क्षेत्र, दूसरा है उत्पादक क्षेत्र या फर्मों का क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा है विदेशी क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है, एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति का व्यय है, और इस आधार पर यह एक साइकिल है आय और व्यय की, जिसको राष्ट्रीय आय का
वृत्ताकार प्रवाह कहा जाता है। इस तरह से इन क्षेत्रों में आय तथा व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय का परस्पर प्रवाह होता रहता है। 4 क्षेत्र बताए: घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और आपका सरकारी क्षेत्र। इन क्षेत्रों के बीच आय और व्यय निरंतर होता रहता है। इसे ही आय का वृत्ताकार प्रवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि घरेलू क्षेत्र का जो व्यय होता है वह व्यवसायिक क्षेत्र की आय होती है। घरेलू क्षेत्र में उपभोक्ता आते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय करते हैं, और वह व्यय उस व्यवसायिक क्षेत्र जिसकी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदते हैं उसके लिए आय होती है, तथा व्यवसायिक क्षेत्र का व्यय घरेलू क्षेत्र की आय बन जाती है। व्यवसायिक क्षेत्र जिसमें फर्में आती हैं वो उत्पादन करती हैं, तो उपभोक्ताओं या ये कहीं घरेलू क्षेत्र की तरफ से जो साधन उत्पादन में काम आते हैं उनको वो मेहनताना देती है, मजदूरी देती हैं, और वही घरेलू क्षेत्र के लिए आय बन जाता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आय और व्यय का एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है। इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह या वृत्ताकार प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। एक साइकिल है ये आय और व्यय की, क्योंकि इस प्रवाह का, जैसा मैंने पहले कहा, न कोई अंत है न आदि है, ये निरंतर घूमता रहता है एक पहिया। इस तरह से इसके इसको ज्ञात करने के दो दृष्टिकोण हैं। एक प्रवाह तो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होता है, इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और दूसरा प्रवाह होता है मुद्रा के रूप में, जिसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। यानी प्रवाह को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक वास्तविक प्रवाह जिसमें वस्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ प्रवाह होता है, तो दूसरी तरफ मौद्रिक मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है जिसको मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। इस तरह से आय के इन दोनों प्रवाहों को अध्ययन की सरलता की दृष्टि से दो क्षेत्रों के आधार पर विभाजित करते हैं। कहने का तात्पर्य कि आय का वृत्ताकार प्रवाह दो तरह का होता है, एक तरफ वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह। और इस तरह से इन दोनों प्रवाहों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। यहाँ हम, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय, इस आधार पर विभाजित करके भी पढ़ सकते हैं। 2 क्षेत्रीय मॉडल की जहाँ तक बात है तो इसमें हमने 2 क्षेत्र कहे थे, एक घरेलू क्षेत्र और दूसरा उत्पादक या फर्मों का क्षेत्र। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन घरेलू क्षेत्र के आधार पर और उसके साथ साथ उत्पादक क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है। इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम पढ़ लेते हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत का विश्लेषण संभव होता है। पहली मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र होते हैं। एक मान्यता है, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था केवल द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, 2 के अलावा वो कोई क्षेत्र नहीं है। 2 क्षेत्रों में पहला घरेलू क्षेत्र है और दूसरा उत्पादक क्षेत्र है या फर्मों का क्षेत्र है। दूसरी मान्यता है सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं होता। सरकार किसी भी तरह से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर पाती है। वे एक तरह से स्वतंत्र होती हैं आर्थिक क्रियाएं, उन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक क्रियाएं निर्बाध रूप से होती रहती हैं। इसलिए दूसरी मान्यता के रूप में इसमें कहा जा सकता है कि सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता, सरकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और तीसरी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, यानी वह आयात और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ घरेलू क्षेत्र को ही शामिल किया जाता है। इसमें घरेलू क्षेत्र के बाहर
के क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात न कोई आयात होता है न कोई निर्यात होता है। और इस तरह से अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, केवल और केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर अर्थव्यवस्था है। और चौथी मान्यता है, घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है। यानी जो घरेलू क्षेत्र के उपभोक्ता है वो अपनी आय का पूरा हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं, वो बचाते नहीं, वो बचत नहीं करते हैं। यदि बचत करते होंगे तो फिर इस द्विक्षेत्रीय मॉडल को पढ़ पाना, इसका विश्लेषण कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसको प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आय और व्यय दोनों क्षेत्रों के बीच की एक निरंतर चलने वाली घटना है। इसमें किसी तीसरे पक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है, सिर्फ आय और व्यय। इसलिए यह द्विक्षेत्रीय मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर खर्च करता है, वह बचत नहीं करता है। इसलिए वो आय और वे दोनों बराबर होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय बराबर होते हैं। और इस तरह से अर्थव्यवस्था में आय का निरंतर चक्रीय प्रवाह बना रहता है। इस चक्रीय प्रवाह तो जैसे हमने पहले कहा कि दो तरह के इसके वर्गीकरण है। पहला है वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह, मुद्रा के रूप में। वास्तविक प्रवाह से पता चलता है कि उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र या फर्मों की ओर होता है, तथा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह फर्मों की ओर से घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है। समझ में आ रहा है कि जो वास्तविक प्रवाह है वो वस्तुओं और सेवाओं के से ही संबंधित है। घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ, उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की तरफ वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर प्रवाह होता है। और दूसरा मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा संबंधी प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह ही होता है। मुद्रा संबंधी प्रवाह में क्या होता है कि मजदूरी, लगान, लाभ तथा ब्याज के रूप में मौद्रिक आय का प्रवाह फर्मों और उत्पादकों के फर्मों और घरेलू क्षेत्र के बीच होता रहता है। और इसके विपरीत वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर किए जाने वाले व्यय का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा संबंधी प्रवाह ही शामिल है। फर्मों या उत्पादक क्षेत्र को साधनों की आवश्यकता होती है जो घरेलू क्षेत्र से आते हैं, उनके बदले में उत्पादक उन साधनों को पारिश्रमिक देता है, मजदूरी देता है, लगान देता है, लाभ देता है, ब्याज देता है। और इस तरह से उसका प्रवाह घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है। और घरेलू क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो फर्मों द्वारा तैयार की गई है, उत्पादक द्वारा तैयार की गई है, उनको खरीदने के लिए उन पर व्यय करता है। और इस तरह व्यय वह फर्मों की ओर होता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था को द्विक्षेत्रीय मॉडल के आधार पर आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की क्या स्थिति है। जैसे मैंने पहले कहा कि आय के चक्राकार प्रवाह में आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, लेकिन वास्तव में घरेलू क्षेत्र अपनी सारी आय को व्यय नहीं करता। जैसा हमने पहले कहा था कि घरेलू क्षेत्र समस्त आय को वस्तुओं और सेवाओं के खर्च करने पर व्यय करता है, बचत नहीं करता। लेकिन वास्तव में घरेलू क्षेत्र सारी आय को खर्च नहीं करता है, बल्कि कुछ बचा लेता है। घरेलू क्षेत्र द्वारा जो बचत की जाती है वह राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में से एक प्रकार की मौद्रिक वापसी है, मॉनेटरी विड्रॉल है।
इसके फलस्वरूप घरेलू क्षेत्र की कुल आय फर्मों के पास उपभोग व्यय के रूप में वापस नहीं आएगी। अतएव फर्मों का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होगा, परंतु उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने का एक उपाय यह भी है कि फर्में पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकती हैं और वे पूंजीगत वस्तुओं को स्वयं आपस में खरीद व बेच सकती हैं। इस प्रकार व्यय को निवेश व्यय कहा जाएगा। यदि फर्मों द्वारा किया जाने वाला कुल निवेश और घरेलू क्षेत्र द्वारा किए जाने वाली कुल बचत बराबर होगी तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होगी। ये इसका एक तीसरा पक्ष है। इसमें आई इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, एस सेविंग बचत को डिनोट करता है। इस तरह से फर्मों द्वारा जो कुल निवेश किया जाता है वह निवेश और घरेलू क्षेत्र द्वारा जो बचतें की जाती हैं उनको दोनों का संतुलन में होना आवश्यक है। इस तरह से कहा जा सकता है कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में आय का चक्रवात प्रवाह निरंतर बना रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।